तो आज का हमारा टॉपिक था सिंपल आयंस एंड कंपाउंड आयंस। ठीक है, ये हमने कल आपको इन्फॉर्मेशन बताया था, उसी में ही ये टॉपिक आगे है कि जितने भी आयंस हैं इनको हम टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन सिंपल आयन एंड नंबर टू कंपाउंड आयंस। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल आयंस के बारे में। तो दोज आयंस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एटम्स आर कॉल्ड सिंपल आयंस। तो ऐसे आयंस जो सिंगल एटम से फॉर्म होते हैं उनको सिंपल आयंस बोले जाते हैं, उनको सिंपल आयंस कहा जाता है। तो ऐसे आयंस जो सिंगल एटम से फॉर्म होते हैं, सिंगल एटम से जो आयंस बनते हैं उनको सिंपल आयंस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन Na+ एक सिंपल आयन है क्योंकि वो सोडियम के एक सिंगल एटम से बना है। इसी तरीके से मैग्नीशियम आयन Mg2+, वो भी एक सिंपल आयन होगा क्योंकि मैग्नीशियम को वो एक एटम से बना है। एल्यूमिनियम आयन Al3+, वो भी एक सिंपल आयन होगा क्योंकि वो भी एल्यूमिनियम के एक एटम से बना है। और ऐसी ऑक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, ये सभी के सभी सिंपल आयंस होंगे। ठीक है, तो सिंपल आयंस आर आल्सो नोन एज द मोनोएटॉमिक आयन। तो सिंपल आयंस को हम मोनोएटॉमिक आयन भी कहते हैं। तो सिंपल आयन का मतलब यहाँ पे आपको बताया गया, ऐसे आयन जो सिंगल एटम से बने होते हैं उनको सिंपल आयन बोला जाता है। सिंपल आयन को मोनोएटॉमिक आयन भी बोलते हैं। एग्जांपल दिया गया इसमें Na+, Mg2+, Al3+, Cl-, O2-, ये सभी के सभी सिंपल आयंस हैं। हम ये कह सकते हैं, अभी तक हमने जो कल हम डिस्कशन किया था आयन की फॉर्मेशन में, तो जितने भी आयंस हमने कल बनाए थे वो सभी के सभी सिंपल आयंस थे। इसके बाद दोज आयंस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ जॉइंट एटम्स आर कॉल्ड कंपाउंड आयंस। तो ऐसे आयंस जो एटम के ग्रुप से फॉर्म होते हैं, जिनमें जॉइंट एटम का एक ग्रुप होता है, उनसे जो आयंस फॉर्म होते हैं उनको कंपाउंड आयन बोला जाता है। सिंगल एटम से जो आयन बनेगा, तो सिंगल एटम से जो आयन बनेगा जी, तो सिंगल एटम से जो आयन बनता है तो उसको बोला जाता है सिंपल आयन। लेकिन ग्रुप ऑफ एटम से जो है आपका आयन फॉर्म होता है तो उसको बोला जाता है कंपाउंड आयन। तो ये उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं NH4+, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू एटम्स है, आपके नाइट्रोजन के एटम्स है, हाइड्रोजन के एटम्स है। तो डेट मींस यहाँ पर एटम्स का एक ग्रुप है, उनसे ही आयन फॉर्म हो रहा है NH4+, तो ये आपका एक कंपाउंड आयन होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर CO3 2-, तो यहाँ पर भी आपके टू टाइप्स के एटम्स है, कार्बन के और ऑक्सीजन के, तो उनसे वहां पर आयन फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका कंपाउंड आयन होगा। SO4 2-, तो यहाँ पर सल्फर के ऑक्सीजन के आयन्स हैं, उनसे यहाँ पर आयन फॉर्म हो रहा है, तो ये भी आपके कंपाउंड आयन होगा। नाइट्रेट आयन NO3-, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो उनसे एक आयन फॉर्म हो रहा है, तो ये भी आपका कंपाउंड आयन होगा। हाइड्रोक्साइड आयन OH-, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो उनका यहाँ पे ग्रुप है, तो उससे एक आयन फॉर्म हो रहा है, तो ये भी आपका कंपाउंड आयन होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे आयन जिसमें टू और मोर एटम्स कंटेन होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो उनको हम कंपाउंड आयन कहते हैं। कंपाउंड आयन को हम पॉलीएटॉमिक आयंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सिंगल एटम से जो आयन फॉर्म होते हैं उनको सिंपल आयन बोला जाता है। उनकी फॉर्मेशन कल आपको बता दी गई थी किस तरीके से वो होते हैं। और इसी तरीके से आपके ग्रुप ऑफ एटम से जो आयन फॉर्म होता है इसको कंपाउंड आयन बोला जाता है। अब कंपाउंड आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है वो आपकी क्लास में डिस्कस करने के लिए नहीं है, वो आपकी हाई क्लास में जब आप आएंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि कंपाउंड आयन किस तरीके से आपके बनते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके लिए एक अलग प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर आपको पढ़ने को मिलेगा आपके आगे की क्लासेस में। लेकिन सिंपल आयन की फॉर्मेशन आपको करनी आनी चाहिए क्योंकि वो आपको कल बताई गई थी, वो आपके सिलेबस में भी है, तो वो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये कंपाउंड आयन जितने भी है वो आपको याद जरूर होने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं या फॉर्मूले बनाते हैं तो उसमें आपको कंपाउंड आयंस की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए आपको कंपाउंड आयन के बारे में पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कंपाउंड आयन है नहीं। मैं एक बार को जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले था NH4+, तो ये आपका अमोनियम आयन है। इसके बाद था CO3 2-, तो ये आपका कार्बोनेट आयन है। ठीक है, ऐसी था SO4 2-, ये सल्फेट आयन है। इससे अलग PO4 3-, इसमें तो शायद दे रखा होगा लिस्ट में, तो ये फॉस्फेट आयन है। OH-, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है। और NO3 1-, ये नाइट्रेट आयन है। तो इस तरीके के आपके कंपाउंड आयन हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो आयन की एक लिस्ट यहाँ पे गिवन है। तो सिंपल आयन तो आपको बनाने आते हैं, लेकिन जो कंपाउंड आयन है उनको जरूर आप देखिएगा, उनको आप जरूर याद रखिएगा, चाहे वो अमोनियम आयन हो, ठीक है, चाहे वो आपका फॉस्फेट आयन हो, चाहे वो सल्फेट आयन हो, कार्बोनेट आयन हो, नाइट्रेट आयन हो और हाइड्रोक्साइड आयन हो। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि इनका क्या सिंबल है और क्या इनके ऊपर जो चार्ज है वो रहता है, तो वो आपको पता जरूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था आज का, सिंपल आयंस क्या होते हैं, कंपाउंड आयंस क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो आपको बताया गया।
इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें आयनिक कंपाउंड्स के बारे में कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसको अब जरा सुनिएगा और समझिएगा। द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ आयंस आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो आयनों से मिलकर बने होते हैं। तो अभी तक आपने आयंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन जब आयंस आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, भाई जी शौर्य मित्तल जी, आपने मुझे लगता है कि आपने शायद सुना नहीं। कंपाउंड आयन और सिंपल आयन में तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है भैया। जैसे Na+ है और एक आपका NH4+ है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें कौन सिंपल आयन और कौन कंपाउंड आयन है। हालांकि हमने डेफिनेशन में इसी चीज को यहाँ पे रखा था और हमने इसमें पर्टिकुलरली आपको इनको डिफरेंस करने का तरीका भी आपको बताया था। तो आपको बताया था जो आयन आपका सिंगल एटम से बनता है वो सिंपल आयन होगा, और ऊपर वाला आप देख सकते हैं वो सिर्फ सोडियम के एक एटम से बन रहा है, तो ये सिंपल आयन होगा। लेकिन नीचे वाले में आप देख सकते हैं आपके ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, डेट मीन्स आप देख सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स वहां पे यूज किए गए हैं, डेट मीन्स 2 और मोर एलिमेंट के एटम्स वहां पे यूज किए गए, तो ये कंपाउंड आयन है। तो दोनों में डिफरेंस करना तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो सिंपल आयन कंपाउंड आयन में डिफरेंस तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स को हम आगे चलते हैं। तो मैंने बोला कि जैसे अभी तक आपको पता है कि आयंस कैसे बनते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ये बता रहे हैं कि आयनों से जो कंपाउंड बनते हैं तो उनको आयनिक कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा था कि पॉजिटिव आयन डेट मींस कैटायंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव आयन एनायन कैसे बनते हैं। लेकिन ये आयंस करते क्या है, तो ये आपको बता दें, जब ये आयंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पर आयनिक कंपाउंड जो है उनसे एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। इसलिए इसको डिफाइन यहाँ पे ये किया जा रहा है, द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ आयंस आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो आयनों से मिलकर बने होते हैं तो उसको आयनिक कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। ए पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड ए नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज एनायन आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बता रहे हैं कि जो पॉजिटिव आयन, वे सुनते रहिएगा आप, अभी इसका सब चीजों का मतलब आपको बताएंगे दीपांशु जी। पहले आप थोड़ा सा जो आपको बताया जा रहा है ना टॉपिक, उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। हम उसके बारे में भी ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, शायद आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम जब अगले सेशन को डिस्कस करेंगे उसमें आपकी बातों को फिर से हम रिपीट कर देंगे, लेकिन फिलहाल आपके सामने जो टॉपिक करंटली चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वो आपको क्या बता रहे हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आयनों से मिलकर बने होते हैं, डेट मीन्स भाई तुम लोग पहले एक जो टॉपिक आपके सामने चल रहा है ना वो उसको समझते रहिएगा। उसके बाद ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो है ना, देखो मैंने आपसे क्या बोला था, अगर जो टॉपिक चल रहा है अगर उससे रिलेटेड आंसर पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे कि भाई उसमें आप क्या पूछना चाह रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप, जैसे हमने पीछे कोई टॉपिक डिस्कस किया उसके बारे में अगर आपके जो भी कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो आप अगले सेशन में पूछ लिया करो, क्योंकि अभी ये होगा, अगर हम सपोज कीजिएगा आपके क्वेश्चंस के अगर यहाँ पे आंसर करते रह जाएंगे तो डेफिनेटली जो हमने आज का टॉपिक हमें करना है वो शायद कंप्लीट ना हो पाएगा, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको यहाँ पे बीच में रोक के आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने लग जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमने अगला सेशन रखा हुआ होता है, तो उसको थोड़ा वेट कीजिएगा। और वहाँ पे जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी आप पूछना चाहें, जो भी आपकी क्यूरियोसिटी है वो आप उसमें क्लियर कर सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड को सुनिएगा और इसके बारे में समझिएगा कि आपको क्या बताया जा रहा है, क्योंकि आपके ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर तो इसमें ही हो जाते हैं जो हम बोल रहे होते हैं। बस आप उन चीजों को ध्यान से सुन लिया करो, तो शायद हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है। अब जैसे एक भैया जी हैं यहाँ पर, इन्हें पता नहीं वो क्या पूछना चाह रहे हैं, उनको खुद नहीं पता उन्होंने क्या स्पेलिंग वहाँ पे उस वर्ड की लिखी है, तो जब वो इसको क्लियर लिख देंगे तो शायद हम बता पाएंगे कि वो क्या मेंशन करना चाह रहे हैं। तो बता रहे थे कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन और नेगेटिवली चार्ज आयन डेट मींस एनायन से जो आपके कंपाउंड मिलकर बने होते हैं तो उनको आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। और क्योंकि यहाँ पर अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर, तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जो इन आयंस को आपस में जोड़े रखती है। आयनिक कंपाउंड में जो फोर्स दोनों आयनों को आपस में जोड़े रखती है, पॉजिटिव आयन को और नेगेटिव आयन को, उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इस फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। और इसी फोर्स की वजह से जो है आपके आयन जो होते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर बने रहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया जा रहा है जिसकी सोडियम आयन है Na+ और क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन है Cl-। तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो आपका कंपाउंड बनता है NaCl जो कि होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड ये आपके सामने जो लिखा हुआ है कंपाउंड वो एक आयनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है। अभी शायद अगर आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई दो सेम आयन के आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकते हैं, तो आपको बता दें बिल्कुल भी नहीं। आयनों में कंपाउंड सिर्फ तभी बनता है जब एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में रिएक्ट करते हैं, तभी वहां पे कंपाउंड बनता है, ठीक है। जैसे अगर हम सोडियम और क्लोरीन की बात करें, ये कंपाउंड बना कैसे,
तो आपको बता दें सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जैसे आपने देखा था कल भी आपको समझाया गया था, और क्लोरीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो सोडियम का चार्ज क्या होगा Na+, ठीक है, और क्लोरीन का क्या होगा Cl-। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन वहां पर गेन किया, तो होगा क्या, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाएगा। दैट मीन सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को वहां पे ट्रांसफर कर देगा। जब वो ट्रांसफर करेगा तो सोडियम बनाएगा वहां पे पॉजिटिव आयन, क्लोरीन वहां पे बनाएगा नेगेटिव आयन, और ये बन जाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, और इन दोनों से बनता है आपका कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसलिए आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयनों से मिलकर बने होते हैं। दैट मीन्स पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से जो कंपाउंड बनता है उसको बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड में क्योंकि दोनों आयनों के अलग अलग चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करती है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है, जो इनको आपस में जोड़े रखती है, और इस फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन सा आयनिक कंपाउंड है। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट, ये सभी के सभी जो है वो आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि वो आयनों से मिलकर बने हैं, और इनके आयंस भी आप देख सकते हैं वहां पर दिखाए गए हैं। और आयनिक कंपाउंड को आपको बता दें, अगर आपको पहचानना हो कि भाई कोई कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है या नहीं, तो उसका एक सीधा तरीका होता है कि जो भी कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हो तो वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होता है। अगर कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है तो वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने का, और नॉन मेटल्स का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का। तो मेटल्स हमेशा कैटायन बनाते हैं और नॉन मेटल्स हमेशा एनायन बनाते हैं, और आपको पता है कि कैटायन और एनायन के मिलने से बनता है आयनिक कंपाउंड। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पर बनता है आयनिक कंपाउंड। तो कभी भी अगर आपको पता करना हो कि भाई वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है या नहीं है, तो आप ये देखिएगा, अगर उस कंपाउंड में एक मेटल मतलब मेटल और नॉन मेटल अगर कंसिस्ट हो तो समझ लीजिएगा वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होगा। जैसे आपके सामने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले नजर आ रहे होंगे, जैसे Al2SO4 की होल थ्राइस। तो यहाँ पर Al एल्यूमिनियम मेटल है, और S यहाँ पे सल्फर आपका नॉन मेटल है, तो समझ लीजिएगा ये आपका आयनिक कंपाउंड होगा। CaCl2, Ca यहाँ पर कैल्शियम जो कि मेटल है, Cl यहाँ पे क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये आयनिक कंपाउंड होगा। K2SO4 में भी K पोटेशियम मेटल है और S सल्फर नॉन मेटल है, तो दैट मीन्स वो आयनिक कंपाउंड होगा। तो हम किसी कंपाउंड को देखकर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा। अब आपकी प्रॉब्लम ये होगी कि आप कहोगे हमें तो ये नहीं पता होगा कि मेटल कौन सा होगा, नॉन मेटल कौन सा होगा। तो आपको बता दें, मेटल जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, और मेटल वे होते हैं जिनके आटोमो शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उसके आटोमो शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एलिमेंट आपके मेटल्स होते हैं। अगर किसी के आटोमो शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके मेटल और नॉन मेटल को भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने यहाँ पे 2 एग्जांपल लूँ, एक तो मैग्नीशियम का और एक सल्फर का। तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 282 और सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 286। ठीक है, अगर दोनों में अगर आपको यहाँ डिफरेंस करना हो कि इनमें कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, तो जैसे हमने आपको तरीका बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिएगा जो आपकी लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं। अगर किसी की लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो मेटल होता है, और किसी की लास्ट शेल में अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो नॉन मेटल होता है। तो आप इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के आटोमो शेल में वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम यहाँ पर मेटल हो जाएगा। जबकि सल्फर की आटोमो शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये यहाँ पर नॉन मेटल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप इनके मेटल और नॉन मेटल के होने को भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर का ये सब फायदा होता है जो आपको बताए जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड हो सकता है, आयन की फॉर्मेशन डिसाइड हो सकती है, आयन जो बनेंगे उनका सिंबल क्या होगा ये पता चल सकता है, और साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि कौन एलिमेंट मेटल है और कौन एलिमेंट नॉन मेटल है। और आगे चल के आपको बताएंगे कि आप इनके फॉर्मूले भी आप कैसे बना सकते हैं, तो वो भी आपको पता चलता रहेगा। इसके बाद देखिएगा फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगला टॉपिक हमारा आयनिक कंपाउंड की फॉर्मूला यूनिट से क्या मतलब है। जी बिल्कुल, सबके रीजन बताएंगे भैया जी। तो बिफोर वी डिस्क्राइब द फॉर्मूला मास वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। हालांकि मैं आपको एक सिंपल वे में इसको क्लियर कर दूं कि आयनिक कंपाउंड की फॉर्मूला यूनिट का मतलब ये कि आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसी को फॉर्मूला यूनिट यहाँ पे बोला जाता है। आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है उसको हम 1 फॉर्मूला यूनिट कह देते हैं, क्योंकि इनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बोल सकते हम। ये ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आयनिक कंपाउंड के लिए यूज नहीं किया जाता है, तो इसलिए इनके फॉर्मूले को हम फॉर्मूला यूनिट बोल देते हैं।
तो आगे इसमें यही मेंशन किया जा रहा है, बिफोर वी डिस्क्राइब द फॉर्मूला मास वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड. दिस इज डिस्कस्ड बिलो. An ionic compound is made up of an extremely large number of positively charged ions and the negatively charged ions joined together. तो जैसे आपको बताया गया था कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके बहुत सारे पॉजिटिव आयन और बहुत सारे नेगेटिव आयन को मिलाकर बनते हैं, तो उनसे आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है. जैसे कि सोडियम क्लोराइड का जो आयनिक कंपाउंड है, तो उसमें बहुत सारे सोडियम आयन जब क्लोराइड आयन से कंबाइन करते हैं तो वहाँ पर सोडियम क्लोराइड का जो है एक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड वहाँ पर फॉर्म होता है. ठीक है, तो वेयर एन इज यहाँ पे जो एन मेंशन किया गया फॉर्मूले के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर एन ए एन और सी एल माइनस वहाँ पे एन लगा रखा है. तो एन का मतलब ये बता रहे हैं कि बहुत सारे जो आपके इनके आयंस होंगे जो आपस में कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड जो वो फॉर्म होता है. तो एन का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ सोडियम आयन और नंबर ऑफ क्लोराइड आयन से है, और जिनके नंबर जो है बहुत हम कह सकते हैं मिलियंस में होते हैं. ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. तो लेकिन जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा NaCl जो होगा वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा, क्योंकि इतने सारे आयंस को हम यहाँ पर NaNCl - n लिखेंगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा. तो इसलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला वहाँ पे लिखा जाता है जो कि NaCl होगा. तो NaCl जो है इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का, जो यहाँ पर मेंशन किया जाता है वो इसका एक्चुअल फॉर्मूला नहीं होता है. द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आयन दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट इज कॉल्ड ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड. तो ये बता रहे हैं जो सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आयंस का जिससे एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट वहाँ पे फॉर्म होती है, उसका फॉर्मूला यूनिट जो आयनिक कंपाउंड का बोला जाता है. या हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है उसको ही हम फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड कहते हैं. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. ये चीज़ हम इसलिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि मैं फॉर्मूला मास को यहाँ पे डिस्कस कर रहा था. फॉर्मूला मास क्या है वो देखिएगा. ये फॉर्मूला मास भी अगर आपको सिंपल वे में अगर हम इसको बताना चाहें तो जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, और मॉलिक्यूलर मास में आपको बताया गया था, कोई बात नहीं आप सुनते रहिएगा भैया जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको जब जी उनमें बताते रहते हैं उसके बाद वो थोड़ा सा आपके माइंड में आती है, क्योंकि कभी आपको वॉइस नहीं आती है, हो सकता है कि शायद इस वजह से आपको सुनाई ना दे रहा हो ढंग से. तो आपको ही बताया जा रहा है यहाँ पर. मैं इसको क्लियर कर दूं. मैंने ये बोला कि आयनिक कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है उसको फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है. बस आप इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा. और सिंपलेस्ट फॉर्मूले की बात वो क्यों कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब मिलियंस ऑफ सोडियम आयन और मिलियंस ऑफ क्लोराइड आयन आपस में मिलते हैं तो वहां पर जो है आयनिक कंपाउंड का जो सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है वो बनकर आता है. तो एक्चुअल में तो इसके फॉर्मूले को हमें क्या लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए Na+ और Cl- और ये यहाँ पर N. तो इनके फॉर्मूले में हमें N को मेंशन करना चाहिए था. N का मतलब नंबर ऑफ सोडियम आयंस और N का मतलब नंबर ऑफ क्लोराइड आयन. हमें इसको लिखना चाहिए था अगर हम इसका एक्चुअल फॉर्मूला लिखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता. हम क्या करते हैं, इसके प्लेस पर एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला इसका यूज करते हैं. तो इसलिए यही बताया जा रहा है कि आयनिक कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है उसको फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है. ठीक है, बस आप अपने दिमाग में इस बात को रखिएगा. फिर हम आपको बता रहे हैं फॉर्मूला मास का मतलब क्या है. तो फॉर्मूला मास का मतलब ये है कि हम आपको कंपेयर कर रहे थे मॉलिक्यूलर मास से. तो फॉर्मूले आपको बताया गया था मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है. अब लेकिन आयनिक कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल तो नहीं कह सकते, ठीक है, उसको मॉलिक्यूल कहना गलत होगा. तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट्स का जो टोटल मास का सम होता है तो उसको ही यहाँ पर फॉर्मूला मास कहा गया है. तो ये बता रहे हैं द फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ द फॉर्मूला यूनिट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट. तो ये बता रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला मास होता है वो इसका रिलेटिव मास होता है जब इसके फॉर्मूला यूनिट के मास को कार्बन 12 एटम के साथ में कंपेयर किया जाता है. या जैसे हमने आपको बताया कि जिस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करते हो बाकी मॉलिक्यूल्स का, तो अगर उसी तरीके से आप यहाँ पर इसके मास को कैलकुलेट करेंगे आयनिक कंपाउंड के लिए तो वो इसके फॉर्मूला मास के इक्वल होगा. बस ये है कि यहाँ पर हम जो वर्ड है मॉलिक्यूलर मास वो यूज नहीं करते, वो हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉर्मूला मास. तो आयनिक कंपाउंड का जो मास होता है उसको फॉर्मूला मास बोला जाता है, और किसी मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है. ठीक है, आगे देखिएगा. तो मैं इसमें फिर से रिपीट कर दूं भाई, किसी मॉलिक्यूल के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर CO2 की हम बात करें तो CO2 का अगर आपसे कहा जाए कि इसका मास कैलकुलेट कीजिएगा तो डेट मींस हम इसके मॉलिक्यूलर मास की वहां पे बात कर रहे हैं, जो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज CO2 यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है. लेकिन अगर हम NaCl का मॉलिक्यूलर मास कहेंगे तो ये वर्ड यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि NaCl जो है वो एक मॉलिक्यूल नहीं है. ठीक है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है. तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मास के प्लेस पे फॉर्मूला मास वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है,
आगे देखिएगा, इसमें अगला टॉपिक हमारा होगा इसमें केमिकल फॉर्मूला। बाकी कैलकुलेशन करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा, इसमें ये नहीं कि कैलकुलेशन करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे K2CO3 है और आपसे कहें कि भाई K2CO3 का फॉर्मूला मास कैलकुलेट कीजिएगा, तो आप इसे बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हुए आए हो। तो आपको बता दें K जैसे पोटेशियम है तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 39, ठीक है, सॉरी इसका जो एटॉमिक मास होता है पोटेशियम का वो 39 होता है। 2 एटम्स है तो 39 इंटू 2 प्लस इसके बाद कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है तो प्लस 12। इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, लेकिन उसके 3 एटम है तो इनटू में 3, तो ये आ जाएगा 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके, तो 78 प्लस 12 प्लस 48, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 48 प्लस 12 60 प्लस 78, तो ये आएगा 138। तो इस तरीके से K2CO3 का जो फॉर्मूला मास होगा वो 138 के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जिस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर रहे थे, इससे पहले भी हमने आपको ये बताया था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वैसे ही हम आयनिक कंपाउंड के भी मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम है, बस नेम का वहां पे डिफरेंस है कि आयनिक कंपाउंड के केस में हम मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला मास कह देते हैं। इसके बाद देखिएगा लास्ट टॉपिक है हमारा आज का केमिकल फॉर्मूले, और हमने आपको बताया था कि नेमिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई केमिकल कंपाउंड आपको दिया गया है तो उसकी आप नेमिंग किस तरीके से कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको ध्यान से सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। तो जो केमिकल फॉर्मूला होता है किसी कंपाउंड का, वो उसके मॉलिक्यूल की कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है और वो ये बताता है कि उसके एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और उन एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स वहां पर यूज किए गए हैं। जैसे कि इन अदर वर्ड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड टेल अस द काइंड ऑफ एटम एज वेल एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड द एलिमेंट्स प्रेजेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स। और ये बता रहे कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसमें मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनके सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। द एलिमेंट प्रेजेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स ईच इंडिकेट ऑफ ईच एलिमेंट इंडिकेटेड बाय राइटिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 etc। ठीक है, जो उनके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो नीचे लोअर सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखे जाते हैं उनसे हमें उनके नंबर ऑफ एटम्स का पता चलता है। ठीक है, आगे यहाँ पे बता रहे हैं जैसे कि आप कोई एग्जांपल यहाँ पे दिया जा रहा है H2O, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वाटर का मतलब वाटर कंपाउंड का फॉर्मूला, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके फॉर्मूले से आपको क्या पता चलता है, तो इसके फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि इसमें दो एलिमेंट यूज हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। दो टाइप के एलिमेंट यहाँ पे यूज किए गए हैं और इन एलिमेंट के कितने कितने एटम है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है। तो ये ऑलरेडी हम केमिकल फॉर्मूले के बारे में पढ़ चुके हैं, वो इसी को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है तो वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, तो ये देखिएगा। तो आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं, ये हमने पीछे भी अभी आपको बताया था। तो वाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, लेकिन जब हम किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पर मेटल एलिमेंट को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जबकि जो नॉन मेटल एलिमेंट होता है तो उसको राइट साइड में लिखा जाता है। तो जब भी किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा जाता है तो उसमें मेटल एलिमेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जबकि नॉन मेटल एलिमेंट को राइट साइड में लिखते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी किसी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले को मेंशन करते हैं। तो बात करते हैं इसकी नेमिंग की, क्योंकि इसके बाद नेमिंग को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इन नेमिंग द आयनिक कंपाउंड, जब हम आयनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, द मेटल एलिमेंट इज नेम्ड एज सच। तो जो मेटल एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट होता है तो उसके नेम को तो एज इट इज बोला जाता है, लेकिन जो नॉन मेटल एलिमेंट होता है तो उसके नेम के लास्ट में हम IDE जोड़ देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी आयनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो प्रोसीजर ये है कि जो भी आपका जब आप नेमिंग करेंगे आयनिक कंपाउंड की, तो मेटल एलिमेंट के तो नेम को आप एज इट इज वहां पे बोलेंगे, मेटल एलिमेंट के नेम को तो एज इट इज वहां पे बोला जाएगा, लेकिन जो नॉन मेटल वहां पे प्रेजेंट है तो उसके नेम के लास्ट में हम IDE जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम आयनिक कंपाउंड की नेमिंग को कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है MgO। अगर हम इसका नेम बताना है कि क्या होगा, तो आपको बताते हैं इसमें Mg जो है वो मैग्नीशियम, वो मेटल है, और O ऑक्सीजन वो नॉन मेटल है। तो जैसे उन्होंने बोला कि जो मेटल एलिमेंट है उसके नेम को तो आपको एज इट इज लिखना होगा, तो मैग्नीशियम तो वहां पर एज इट इज रहेगा। तो मैग्नीशियम तो वहां पर एज इट इज रहेगा, तो ये आ जाएगा MAGNESIUM। तो मैग्नीशियम तो वहां पर एज इट इज बोला जाएगा,
लेकिन जो नॉन मेटल एलिमेंट है उसके लास्ट में हम आईडीई जोड़ देंगे, दैट मीन्स ऑक्सीजन के लास्ट में हम आइड जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्या, ऑक्साइड। तो इसका नेम बन जाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो तरीका ये होगा, मेटल एलिमेंट के नेम को एज इट इज, लेकिन जो नॉन मेटल है तो उसके नेम के लास्ट में हम आईडीई जोड़ देंगे, तो उससे हम उस आयनिक कंपाउंड की नेमिंग को कर सकते हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे NaCl ही था, तो NaCl में Na मेटल है, Cl यहाँ पे नॉन मेटल है, तो मेटल को तो एज इट इज, तो सोडियम वहां पर एज इट इज लिखा जाएगा, और जो क्लोरीन है उसके लास्ट में हम आइड जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिएगा, CuS, तो Cu यहाँ पे कॉपर मेटल है और S सल्फर यहाँ पे नॉन मेटल है, तो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो कॉपर को तो वहां पर एज इट इज बोलेंगे, कॉपर को तो वहां पर एज इट इज बोला जाएगा, लेकिन सल्फर यहाँ पे नॉन मेटल है तो उसके लास्ट में हम आइड जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कितना, कॉपर सल्फाइड। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड की नेमिंग यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो आयनिक कंपाउंड की नेमिंग है वो की जा सकती है। तो अभी यहाँ पे सारी नेमिंग को हम डिस्कस नहीं करेंगे, कल हम और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाकी जो केमिकल फॉर्मूले हैं, बाकी जो केमिकल कंपाउंड है उनकी नेमिंग को किस तरीके से किया जाता है। तो आज हमने सिर्फ उन्हीं आयनिक कंपाउंड की नेमिंग को डिस्कस करें जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स कंटेन है। अब ये मत करने लग जाना कि भैया आप पूछो कि भैया K2SO3 का क्या नाम होगा या CuSO4 का नाम क्या होगा, तो ये सारी चीजें कल वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको जो बताया जा रहा है वो आयनिक कंपाउंड की नेमिंग बताई जा रही है जिसमें 2 एलिमेंट्स कंटेन होते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स कंटेन होते हैं उनको बाइनरी कंपाउंड